नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरक्षण बिल पर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। राज्यपाल की आपत्ति पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। राज्यपाल का व्यक्तिगत रूप से सम्मान है, लेकिन बीजेपी के हाथों में राज्यपाल खेल रही हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। सीएम ने कहा कि आर्टिकल 200 के तहत 3 ही काम राज्यपाल कर सकती हैं, दस्तखत करें या लौटा दें या अनंत काल तक अपने पास रोक दें। लेकिन अनंत काल का मतलब इतना लंबा समय नहीं होता। राज्यपाल छोड़े गए ग्रे एरिया का दुरुपयोग कर रही हैं। तो बड़ा हमला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पर और राज्यपाल पर किया है। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरी बड़ी बहन की तरह, लेकिन जहां राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ इन्हीं वर्ग को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंतकाल मतलब यह है कि उम्मीद नहीं किया जाता, उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया, लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। और न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, जब से बिल अटका है राजभवन में तब से ही हमलावर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्पष्टीकरण भी आया राजभवन का, उससे सहमत नहीं है सीएम? बिल्कुल, देखिए राजभवन से जो स्पष्टीकरण आया और उसी को लेकर फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया था और ये भी बताया गया कि राजभवन से किस तरह की आपत्तियां जो है वो किन चीज़ों को लेकर की गई है। इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि आर्टिकल 200 जो है उसके तहत 3 ही चीज़ें हो सकती है, या तो राज्यपाल जो है वो दस्तखत कर दे दूसरी बात अगर विधेयक में, या तो फिर वो लौटा दे या फिर अनंत काल तक रख सकते हैं। अनंत काल का मतलब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि चाहे जितना समय जो है वो राज्यपाल ले सकते हैं, एक निश्चित अवधि ही होती है, थोड़ा समय ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर बात करें वो भी इसलिए कि उसको अध्ययन कर सके और जो भी राय मशवरा करना हो वो कर सके, इसीलिए ये ग्रे एरिया छोड़ा गया था। लेकिन उनका कहना है कि ये इस ग्रे एरिया का राज्यपाल जो है वो गलत फायदा उठा रही है। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि व्यक्तिगत रूप से बेहद सम्मान करते हैं, लेकिन अगर राज्य के हित की बात हो तो राज्यपाल जो है वो बीजेपी के हाथों खेल रही है, वो ठीक नहीं है। तो एक बार फिर से बड़ा आरोप जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके पर लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जो बीजेपी के हाथों खेल रही है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो लगातार राजभवन पे आरोप लगे हैं। अब ये भी है कि हाईकोर्ट से जो नोटिस गया हुआ है राजभवन सचिवालय को 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा गया है। देखना यह है कि जवाब किस तरह का आता है। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो एक तरह से कहें कि राजभवन और सरकार फिर आमने सामने तो बने ही हुए हैं और जब मौका मिलता है तब एक दूसरे पर वार प्रतिवार शुरू है। और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो अभी एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन पर हमला बोला और सीधे सीधे राज्यपाल को कहा है कि वो बीजेपी के हाथों खेल रही है। जी बिल्कुल ममता, ये भी कहा गया था कि राज्यपाल या राजभवन मार्च तक के लिए रुकना चाहता है इस मामले पर, चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट में मसला है आरक्षण से जुड़ा हुआ, उस पर जब सुनवाई हो जाएगी, कुछ नतीजा आएगा तो उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। सरकार मार्च तक के भी रुकने के मूड में नहीं है सीएम? सॉरी, देखिए राजभवन की अगर हम बात करें तो अलग अलग बयान जो है राजभवन से भी आते रहे हैं। पहले ये था कि वो हर समय जो है वो समयावधि को लेकर भी अगर हम बात करें तो अलग अलग चीज़ें सामने आई। उसके बाद आया कि राज्यपाल कह रही है कि मार्च में वो जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट से नोटिस चला गया है और हाईकोर्ट से कहा गया राजभवन सचिवालय को कि 17 फरवरी तक जवाब दे। तो अब नज़र उस जवाब पर भी है। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और जब जब आंदोलन होते हैं या प्रोटेस्ट होते हैं और आप समझ रहे हैं कि चुनावी साल है और 6 महीने का मुश्किल से समय बचा हुआ है, तो जाहिर तौर पर सरकार को भी इस पूरे मसले को लेकर आक्रामकता दिखानी होगी। जाहिर, और ऐसे में कोई मौका सरकार भी नहीं छोड़ना चाहेगी बीजेपी को घेरने की, राजभवन से बीजेपी को जोड़ने की। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से एक और बड़ी खबर, ओपीएस को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। कैसे नहीं मिलेंगे पैसे, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। हमारे पास जो जमा रहेगा वो देंगे, इसमें सारे कंडीशन हैं। तो ओपीएस को लेकर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आखिर कैसे नहीं मिलेंगे पैसे। कैसे नहीं मिलेंगे भाई? हाँ, ये बात अलग है, LIC सब डुबा देंगे तो उसको कौन क्या करेगा, लेकिन हमारे पास जो जमा रहेगा उसको तो हम तो देंगे ही। और उसमें सारी कंडीशन है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आएगा उसमें एक निश्चित राशि आपको जमा करनी होगी, उसी में सिग्नेचर करना है आपको। वो सहमति दोगे तो पैसा यहाँ आ गया होगा, फिर पेंशन मिलना शुरू होगा। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अडानी के बारे में कुछ नहीं बोला, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में वो नहीं बोले। अडानी दूसरे से 23 नंबर पर कैसे पहुंच गए? अडानी के शेल कंपनियों की जांच नहीं हुई। ईडी आईटी की रेड पड़ते ही कंपनी की संपत्ति अडानी को हैंडओवर हुई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अब अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए ईडी आईटी का उपयोग हो रहा है। कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने जो भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की। अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे। और 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है, लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ईडी, आईटी, सीबीआई के जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीवीके कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं, क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ आईटी और ईडी का रेड नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे उसमें आईटी ईडी का रेड नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि आईटी ईडी के रेड के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंडओवर हुआ अडानी को। आगे बढ़ेंगे। धमतरी से बड़ी खबर है। धमतरी जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग है। विशाखापट्टनम से धमतरी जनपद पंचायत लौटे 20 सदस्य। वोटिंग से पहले जनपद उपाध्यक्ष अवनेंद्र साहू का इस्तीफा हो गया है। अवनेंद्र साहू ने कलेक्टर को इस्तीफा सौंप दिया है और अब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां धमतरी जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने जा रही है आज। खबर कांकेर से। कांकेर में दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की मौत से कोरर सहित पूरे जिले में मातम पसर गया है। सभी बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उन घरों के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। 7 स्कूली बच्चों को श्रद्धांजलि देने के बाद कोरर में बच्चों की शोक में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। पुलिस ने दुर्घटना के बाद फरार ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। में हमारे कोरर के समस्त व्यापारी बंधु, समस्त युवा साथी, समस्त ग्रामवासियों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना यह सब हमारे बच्चे हैं और आज हमारे बच्चे आज हमारे बीच हमको छोड़ के चले गए। इसके संवेदना के लिए हम सब मिलकर 2 मिनट का श्रद्धांजलि अर्पण करें, ताकि हमारे बच्चों को भगवान अपने श्री चरणों में रखे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। कल हुए दर्दनाक हादसे को लेकर सबका मन व्यथित है। वहीं कोरर क्षेत्र के कोरर में जो है आज व्यापारियों ने अपनी दुकानें जो है शोक में बंद रखी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्यापारी बंधुओं ने जो 7 बच्चों की मौत हो गई उसको लेकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपनी दुकानें यहाँ पर बंद रखी हैं। सिर्फ
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पर मेडिकल स्टोर को ही खुले रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। बाकी सभी जो बाजार है वो बंद है और कोरार का मुख्य बाजार जो है बच्चों को श्रद्धांजलि सभा अर्पित करने के लिए व्यापारी, नागरिक और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने एक शोक सभा भी रखा। खेमनारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ और शासन की तरफ से जो सहायता राशि देना है वो तो देंगे। आगे बढ़ेंगे। कांकेर के कोरर में सड़क हादसे में घायल मासूम गौतम मंडावी का इलाज रायपुर के एक अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में घायल ऑटो चालक भी भर्ती हैं। हादसे में बुरी तरह से घायल मासूम गौतम मंडावी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हमारे संवाददाता ने गौतम के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से बात की। आप भी उसके जल्द स्वस्थ होने की दुआ करें। में दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई है। एक 8 साल का मासूम का यहाँ गहन चिकित्सा चल रहा है। हमारे बीच सर हैं। सर बताएंगे किस तरह की स्थितियां हैं बच्चे की? देखिए, बच्चे की स्थिति अभी काफ़ी नाजुक है। ब्रेन दिमाग की चोट है जिसके कारण बच्चा बेहोश है। सांस की दिक्कत होने के कारण मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है। ब्लड प्रेशर भी कम है जिसको दवाइयों के सहारे नॉर्मल किया गया है। इस गंभीर चोटों के अलावा हाथ और पैर की हड्डियों का भी फ्रैक्चर है। सारी चीज़ें मिलाकर देखें तो बच्चे की स्थिति अभी काफ़ी नाजुक है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे बच्चा होल्ड कर रहा है बट सपोर्ट सिस्टम पूरा लगा हुआ है। सर 4 टीमें लगातार आप लोगों की निरीक्षण काम कर रहा है, पूरे गहन चिकित्सा में लगा हुआ है। जी, पूरी टीम लगी हुई है हमारी। इसमें ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट भी है, इसमें सर्जरी डिपार्टमेंट भी है, इसमें क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट भी है, पीडियाट्रिक सर्जरी भी है, न्यूरोलॉजी भी है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हम सब मिलकर कोऑर्डिनेट करके बच्चे की स्थिति को स्टेबल बनाए हुए हैं। बट चोटें काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। बिल्कुल गंभीर चोट है और लगातार जो पूरे हमारे चिकित्सक हैं लगातार पूरी ताकत झोंक रहे हैं, बच्चों को बेहतर चिकित्सा देने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप सभी से अपील करते हैं कि उस 8 साल के मासूम के लिए आप सभी दुआ करें। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और कांकेर में सड़क हादसे में 7 मासूमों की मौत के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। प्रदेश की राजधानी रायपुर में बच्चों को ऑटो में ठूस कर स्कूल लाया जा रहा है। ऑटो चालक बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऑटो चालक मनमानी कर रहे हैं और सीट से ज्यादा बच्चों को ऑटो में बैठा रहे हैं। ऑटो चालकों के साथ ही स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की भी बड़ी लापरवाही दिख रही है। ये सभी मिलकर हादसों को न्योता दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की भी नजर ऑटो में ठूस कर ले जा रहे बच्चों पर नहीं है। ट्रैफिक नियमों की ऑटो चालक खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं आते लेकिन हादसों से जरूर सबक लेना चाहिए। कांकेर के कोरर में 7 बच्चों की मौत हुई है और आप देख सकते हैं ये राजधानी रायपुर की तस्वीर है। किस तरह से तस्वीर है, ऑटो में बच्चों को ठूस कर लाया जा रहा है और आप देखिए स्कूल प्रबंधन है, शिक्षा विभाग है, यातायात विभाग है, इन जो लापरवाही को अभी भी नज़रअंदाज किए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक ऑटो में किस तरह से बच्चों को लाया जा रहा है। सुरक्षा जो मानक है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ भी किसी तरह के अप्रिय घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, तो उसको लेकर के बिल्कुल स्कूल प्रबंधन और तमाम लोगों को जो है इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक ऑटो में 1, 2, 4 बच्चे नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक बच्चे हैं जो एक एक करके उतर रहे हैं और स्कूल जाएंगे। अभिभावक को भी इसको ध्यान देना होगा और जब बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित घर पहुंचे, लेकिन इस तरह से अगर कोई लापरवाही करेगा तो स्वाभाविक है कि कभी न कभी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। और ये कहा जा सकता है बड़ी बड़ी स्कूल हैं, स्कूल बस का संचालन नहीं होता है, लोग चंद पैसों के लिए इस तरह से बच्चों को ठूस कर ऑटो में भेजते हैं और नतीजा ये होता है कि एक लापरवाही की वजह से बच्चों की जान चली जाती है। 7 बच्चों की मौत अभी कोई भूल भी नहीं सकता। इतनी दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की जान गई है, लेकिन राजधानी रायपुर में लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और उधर बड़ौदा बाजार के सोनपुरी में 10 करोड़ शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। 1100 ज्योतिर्लिंगों के पंडित वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक कर रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब एक साथ 10 करोड़ शिवलिंग का महारुद्राभिषेक हो रहा है। 9 फरवरी से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 18 फरवरी तक चलेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से नागा साधु भी इसका हिस्सा बने।
बड़ी संख्या में लोग यहां पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये हमारे घोर अघोर अवधूत भगवान जी के सानिध्य में ये जग हो रही है। ये संकल्प हुआ था उनका कि ये 10 करोड़ शिव जी बना करके पार्थिव और उसका अखंड रुद्राभिषेक करेंगे और जग करेंगे। तो वही चीज आज जो है से हमें ये चीज दिखने को दिख रहा है कि आज वही चीज घटित बलौदा बाजार सोनपुरी में हमारे गुरु जी का कार्यक्रम आज दूसरा दिन चल रहे हैं और उनका उद्देश्य ही ऐसा है कि ये जग का नाम भी कल्याण महायज्ञ रखा गया है। बलौदाबाजार जिले के सोनपुरी में 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक कार्यक्रम चल रहा है। देख सकते हैं ये शिवलिंग है और शिवलिंग के नीचे जो पार्थिव जो पड़ा हुआ है वो है 10 करोड़ शिवलिंग। इन्हीं 10 करोड़ शिवलिंग का महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1100 ज्योतिर्लिंगों के पंडितों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंचने वाली है क्योंकि आज शुरू दिन है। यह कार्यक्रम 9 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलने वाला है। आप भी यहाँ पहुंच सकते हैं क्योंकि यहाँ शिवलिंग के अंदर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि शिवलिंग के अंदर यहाँ पर पहुंचकर जो जोड़े यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो तमाम शिवलिंग बने हुए वो शिवलिंग में ये लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके बाद जो और धमतरी से बड़ी खबर है। जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 23 वोट पड़े हैं और सभी 25 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया है। नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की जल्द घोषणा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। धमतरी से जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक पांडे धमतरी से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, क्या और डिटेल इस वोटिंग से जुड़ी हुई? प्रशांत, जैसा कि पहले ही हमें सूत्रों से हो चुकी थी कि ये अविश्वास प्रस्ताव हर हाल में पास होना ही है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो उपाध्यक्ष ने तो मतदान से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जो अध्यक्ष थी वो मतदान के लिए अड़ी रही। तो वहां पर मतदान हुआ और आखिरकार ये प्रस्ताव उनके खिलाफ जो लाया गया था वो पास हो गया। कुल 25 सदस्य हैं और सभी ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें से जो 23 है उन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया, यानी कि अध्यक्ष को हटाने के लिए वोट दिया और जो 2 है उनमें से 1 वोट तो खुद अध्यक्ष का ही है। तो 2 वोट उनको उनके पक्ष मिले कि वो कुर्सी बनी रहे। तो इस तरह से ये आज धमतरी जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने अपनी कुर्सी खो दी, गंवा दी है। उपाध्यक्ष जो थे वो भाजपा से समर्थित थे और अध्यक्ष जो है कांग्रेस से समर्थित थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले वो दोनों दलों के सदस्य शामिल थे। तो इस तरह से बड़ा परिवर्तन धमतरी की राजनीति में आज हो गया। प्रशांत, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का। आरक्षण बिल पर राज्यपाल की आपत्ति पर